बात सरहद पार। BBC उर्दू और हिंदी सर्विस की जॉइंट पॉडकास्ट सीरीज बात सरहद पार, जहां इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिल बैठे और कुछ बातें की, दिल की बातें। इंडिया और पाकिस्तान में जो ताल्लुक कभी कमजोर नहीं पड़ा वो शायद म्यूजिक का है। मेरा घर ही तेरा पता भी है। पाबंदियां लगती रहीं, लेकिन गाने मिलकर बनाए भी गए और एक दूसरे का म्यूजिक पसंद भी किया गया। जो वर्सेटैलिटी आप लाई हैं उसको देख देख के ही हम लोगों को बल्कि हौसला मिला है कि शायद हम भी ये काम करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। और मेरी ज़िंदगी के इतने अच्छे और बुरे वक्त में आपकी आवाज़ ने मेरा साथ दिया है। बात सरहद पार। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे खुली छूट है, जहाँ पे कोई चाह कर भी रोक लगा नहीं पाता, क्योंकि हेल्पलेस कर देता है इंसान को। हम जो दुनिया में चल रहा है उससे थोड़ा राइज होकर बेहतर सोच रख सकते हैं। दो प्यारी सिंगर्स, इंडिया से सुनिधि चौहान और सरहद पार पाकिस्तान से ज़ेब पंगश के बीच क्या बातें हुई। बात सरहद पार। बात सरहद पार की इस किस्त में सुनिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ज़ेब पंगश और मैं BBC के पॉडकास्ट में शामिल हूँ और आज मैं बात कर रही हूँ अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट सिंगर के साथ, सुनिधि चौहान। तो हेलो सुनिधि, सो नाइस टू सी यू हियर। हाय ज़ेब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको भी यहाँ मिलके। और मैं आपका जो गाना है सूहा साहा, उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब वो गाना रिलीज़ हुआ था, मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने उस गाने को रोज़ महीनों सुना है और अब भी सुनती हूँ। लेकिन वो गाना मेरी ज़िंदगी का ऐसा एक हिस्सा बन गया था कि मैं उसको अपने वर्कआउट के समय भी सुनती थी, कहीं जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग में जा रही हूँ तो सुनती थी, या फिर मेरा जब बच्चा हो गया तो मैंने उसके लिए एज अ लवलबाई भी गाया है उस गाने को। सो दैट सॉन्ग हैज़ बीन सो क्लोज टू मी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉइस एंड आई रियली एन्जॉयड लिसनिंग टू यू। फाइनली रियली नाइस टू मीट यू हियर, बिकॉज मैंने आपका सिर्फ गाना सुना था और नाम सुना था ऑफ कोर्स, बट मिले हम कभी नहीं थे। सो इट्स नाइस टू मीट यू हियर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसका किस तरह जवाब दूं, क्योंकि जो आप सूहा साहा की बात कर रही, मैं तो ये सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरा गाना सुना, आपने मेरी आवाज़ सुनी। क्योंकि जब से आप छोटी सी थी और टीवी पे हम सब आपको देखते थे, तब से लेके अभी तक का जो आपने ये सफ़र तय किया है, जिसमें आपने एक तरह से मेरे ख्याल में रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है सिंगिंग को, क्योंकि आपकी एक मुनफरिद शख्सियत है आपकी आवाज़ की, और जो वर्सेटैलिटी आप लाई हैं उसको देख देख के ही हम लोगों को बल्कि हौसला मिला है कि शायद हम भी ये काम करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। और मेरी ज़िंदगी के इतने अच्छे और बुरे वक्त में आपकी आवाज़ ने मेरा साथ दिया है, और तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वी लव यू, ऑल ऑफ अस लव यू हियर। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू ज़ेब। एक आर्टिस्ट बहुत ही सिंपल होता है मन से, तो बहुत ही प्योर होता है, और मेरे ख्याल से तो आर्टिस्ट अगर गाता है तो वो दिल से ही गाता है। तो ये दिल की बात है जो एक दूसरे को छू जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी टू नो कि आप ऐसा सोचती हैं मेरे बारे में। सो बहुत बहुत प्यार आपको भी और सबको जिन्होंने मुझे इतना पसंद किया है पाकिस्तान में। मेरी एसोसिएशन पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी रही है। बहुत सारे गाने मैंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गाए हैं। अनफॉर्चुनेटली मौका वहाँ जाकर परफॉर्म करने का कभी नहीं मिला, बट एक बार मिला था, लाहौर गई थी मैं, बट इट वाज वेरी ब्रीफ, इट वाज लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। अच्छा, इट वाज नॉट माय सोलो शो। हाँ, तो उस ज़मीन पर पाँव तो रखा मैंने, लेकिन पूरा दिल नहीं भर पाया परफॉर्मेंस करने का। और नहीं, आई थिंक किसी का भी दिल नहीं भर पाया। आई डोंट थिंक किसी का भी शॉर्ट ट्रिप में आप आ जाएं तो आग लग जाएगी, अब मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जाते हैं, मतलब बॉम्बे में मैंने भी काफ़ी 5-6 साल आती जाती रही हूँ, वहाँ पे काम किया है, लोगों से मिली हूँ। बट ये है कि हम लोग तरस जाते हैं आप लोगों के आने का ना, तो बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक उस वजह से और भी ज़्यादा एक मिस्ट्री है, और हम लोग कहते हैं कब आएंगे क्योंकि हम जो गाने सुनते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपके गानों का, और भी इंडियन आर्टिस्ट हैं, बट ऑफ कोर्स आपका जो रेpertoire है वो तो
हर दिल पे छाया हुआ है। तो आप जब आएंगी तो आपको तब पता चलेगा कि यहाँ पे भी आपका बहुत बहुत नहीं, बहुत प्यारा और सेम हाल यही है, यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर भी सब आर्टिस्ट, हम सब एक ही हैं एक्चुअली। तो सब आर्टिस्ट जानते हैं कि सुनने वाले जहाँ भी होते हैं वहाँ आर्टिस्ट जानना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है। हम आप सबके गाने थ्रू कोक स्टूडियो सुनते रहते हैं, यू नो। मेरा तो वही एक मीडियम है टू स्टे कनेक्टेड विद पाकिस्तान। So we'd love to hear from you. My favorite is from that movie Chameli, Behka Hai Man Kahin, because as a very, very like distressed, you know, person who was like, that was like my happy place song. I would listen to your voice and that song, and it's like everything would just be beautiful again. And I remember driving on the streets of Lahore, you know, feeling very distressed or stressed about something or work or whatever, and just मेरे पास CD थी, CD लगा के मैं बस सारा वक्त कनाल के ऊपर नीचे ड्राइव करती थी और ये गाना सुनती थी, and I'd come back feeling like $1,000,000. So thank you for that. Wow. And I'd love to hear it in your voice if it's Thanks okay. to Sandesh ji, actually he would be so happy to hear this. जिन्होंने गाना कंपोज किया है, संदेश शांडलिया, he'll be so happy to know. I'll tell him for sure. बहता है मन कहीं, कहाँ जानती नहीं, बहता है मन कहीं, कहाँ जानती नहीं, कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना, भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना, बहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना, भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। Thank you. Woo! When did you know that you really wanted to do this? Since you were so young, you were such a child prodigy. This is something that I really wanted to ask you personally. When did you feel that music was for you? I think मैं जब 4 साल की थी तब से ही गाना शुरू कर दिया था। तो पापा के जो दोस्त वगैरह थे उनके सामने जब कभी कभी गाना होता था, जैसे घर में बोलते हैं कि अरे अंकल आए हैं तो ज़रा बेटा गा के सुनाओ गाना, तो वैसे सब ने सुन सुन के थोड़ी तारीफ़ वगैरह होने लगी। और फिर उसके बाद सब लोगों ने इनकरेज करना शुरू किया। पापा को बोला कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपको सीरियसली लेना चाहिए और इस बच्ची को सिखाओ, इसको आगे बढ़ाओ। तो पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इनफैक्ट अपना सारा काम वाम छोड़ के, अपना उनका अच्छा करियर था और अगर आज वो कंटिन्यू करते तो शायद आज पापा कुछ और कर रहे होते और बहुत बड़ा अपना नाम कर रहे होते। मेरे ख्याल रखने में और मुझे आगे बढ़ाने में वो पीछे रह गया, वो उन्होंने त्याग दिया, उसको एकदम साइडलाइन करके वो मेरे साथ मुंबई आ गए, मुझे लेके आ गए मतलब। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब मेरे पापा ने ही स्ट्रगल किया। मैं 11 साल की थी तो मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। आई वाज लाइक अ टेप रिकॉर्डर, बटन प्ले का दबाते थे, मैं गाना शुरू कर देती थी, स्टॉप कर देते थे, मैं बंद हो जाती थी। सबसे पहला मौका आदिश श्रीवास्तव जी ने दिया था, लेट आदिश श्रीवास्तव जी, मैं 11 साल की थी तब। उसके बाद काफ़ी फिल्मों में इधर उधर थोड़ा बहुत गाया, आलाप थोड़े कुछ कोरस में। और फिर एक दिन मुझे मस्त फिल्म में संदीप चौटा जी ने और राम गोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ा सा ब्रेक दे दिया, जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ वो हूँ। आप क्यों ना आप शेयर करें हमारे साथ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। और मैं उस तरह से म्यूज़िक में, क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों के यू नो इन इंडिया ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है कि बच्चों को भी सिखाया जाता है। और एक चीज़ जिसकी मैं बहुत कदर करती हूँ कि यू नो इंडिया में फ़नकार और सुनकार दोनों पैदा होते हैं।
और वो पैदा किए जाते हैं सीख की वजह से। हमारे यहाँ वो इंटरेस्ट सीखने में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो अल्लाह मियाँ की देन होती है और फिर कुछ इधर उधर से किस्मत होती है। बट वो जिस तरह से आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, स्पिक मके जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रेडिशनल आर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, वो नहीं होता। वो तो जब मैं कॉलेज में थी तो ऐसी आउट ऑफ मतलब बोर्डम हम लोगों ने एक गाना, मैंने और मेरी कज़न ने बना के इंटरनेट पे लगा दिया। मैं अमेरिका में कॉलेज में थी और जब मैं वापस आई गर्मियों की छुट्टियों में तो वो रेडियो पे लगा हुआ था। ओह वाओ। हाँ, तो और फिर क्या कुछ बात है? वो अजीब भी था क्योंकि मैं तो आर्ट हिस्ट्री में और फाइनेंस में मेरे मेजर्स थे, तो ये तो कहीं से दूर से ना हमारी फैमिली में कोई सिंगर था ना इस तरह से। तो उसके बाद लोगों ने बड़ा पुश किया एंड आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन मैं तब भी मुझे अजीब लगता था क्योंकि मुझे अपना इम्पोस्टर टाइप लगता था। तो मैं आई रिमेंबर मैं अपनी कज़न हानिया से कह रही थी कि मैं अपने फेसबुक में प्रोफेशन क्या लिखूं, तो उसने कहा कि लिख दो सिंगर। मैंने कहा लिख दूं सिंगर। मैंने कहा लिख दो। तो ये सब है। बट सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट जर्नी। ऊपर वाले की देन है आप में। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फिल्मी म्यूज़िक सुना, पुराना फिल्मी म्यूज़िक। बल्कि जब हम लोग इकट्ठे होते थे कोहाट में, पिशावर में, एबटाबाद में, तो ईद के बाद हम लोग, हमारे पास ये VHS कैसेट्स आती थी, गीत माला होता था, उसे कहते थे गीत माला। अजीब सी बात है क्योंकि हैं तो वो मतलब एक मर्द की आवाज़ है, लेकिन हमेशा से मुझे इश्क रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ से। मेरा दिल चाहता है कि उनकी आवाज़ में घुस जाऊं, लाइक I just want to ride, in that, you can relate to that. मतलब जब से मैं छोटी थी मैं उन्हीं के गाने गाती थी, तो मतलब इस तरह से है। बट ऑफ कोर्स पंडित जसराज, किशोरी आमोनकर, इन किस्म के क्लासिकल म्यूजिशियंस को भी बहुत ज़्यादा हमने सुना, बहुत ज़्यादा। लाइक यू सेड, द लिस्ट गोज़ ऑन। स्पेशली जब कॉलेज में थे तो उस वक्त मुझे, आपको एहसास होता है जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हो तो आपको मुल्क याद आता है, राइट। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जब मुझे मुल्क याद आया तो मैंने ये इंडियन क्लासिकल गाने सुने ज़्यादा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जहनों में और दिलों में वो तफरीक बिल्कुल नहीं है कि ये सब हमें अपना लगता है। मेरी वो फीलिंग जो आपने बोली रफ़ी साहब के लिए, वो मेरी किशोर दा को लेके बहुत है। मतलब अगर कहूँ कि काश मैं लड़का होती तो मैं किशोर दा होती। वो जो एक 60s-70s का जो एरा था और वो कॉम्पोजिशंस और वो मतलब बहुत ही कुछ अलग था। इट वाज अ मैजिकल टाइम आई थिंक फॉर म्यूजिक। जी जी। बात सरहद पार। चलें फिर मैं इजाजत लेना चाहूंगी। प्लीज गाइए, आई कांट वेट टू हियर यू। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को तारे चले गए हम। वाह, क्या बात है। Beautiful. Thank you so much. I find it so interesting कि वो उनकी आवाज़ में हमेशा एक नशे का और जुनून का एस्पेक्ट उनकी आवाज़ में इतना वो भर के वो एक्सप्रेशन देते थे, इतने दिल से देते थे। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने भी उस किस्म के मतलब एक तरफ से वो एक मस्ती और एक्सप्रेशन जो आपका है आपके गानों में, you're like the most Surreala rock star I know. तो so sweet.
Thank you. So I want to know. सुरीला रॉकस्टार पहली बार किसी ने मुझे थैंक यू. क्योंकि रॉकस्टार के साथ सुरीलापन होता नहीं है, बट आप में वो सब कुछ है, वो सारा अंग, वो सब कुछ आप निभा के उसमें एक ऐसा एक एक्सप्रेशन लाती हैं, एक स्ट्रेंथ लाती हैं और मस्ती लाती हैं. मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि वेयर डज द रियल सुनिधि लाई, आपकी असल नेचर क्या है, आप ज़्यादा ये हैं या वो हैं? 15-16 साल के होने तक मुझे याद है मैं बहुत ही शाय थी परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर. मैं जाती थी, गाती थी, कोई डर की बात नहीं थी. लेकिन जिसे आप आज देखते हैं कि मैं खूब ग्रूव करती हूँ, डांस करती हूँ या इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से, ये 14-15 साल की उम्र तक था नहीं बिल्कुल. इनफैक्ट मैं एकदम सीधे खड़े होके बस एक हाथ मेरा थोड़ा सा हिलता होगा गाते वक्त, उतना ही होता था. सो दैट अगेन माई डैड टोल्ड मी कि ये क्या कर रही हो तुम. ऐसे कैसे गाना होता है. हाँ, कि अंदर तुम जो गा रही हो वो जो सुनाई दे रहा है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है. लेकिन थैंक्स टू पापा, क्योंकि जब मुझे ये बात समझ आई कि इट्स नॉट अबाउट डांसिंग और एनीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट व्हाटएवर आई एम फीलिंग इनसाइड, जो मुझे अंदर महसूस हो रहा है वो मुझे पूरी तरीके से, क्योंकि इतने सारे लोग अगर देख रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे, तो मुझे वो दिखाना भी चाहिए जो मुझे अंदर महसूस हो रहा है. आपकी आवाज़ में ही एक ज़ैब एक बहुत अलग सी बात है. आपकी आवाज़ जब मैंने पहली बार सुनी सुहा साहा में, तो मुझे ऐसा लगा ये क्या आवाज़ है, क्योंकि एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन आपकी आवाज़ में ऑलरेडी है. और इवन दो आपने वो ललाबाई इतनी ब्यूटीफुली गाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आपकी आवाज़ ही उस गाने में हीरो थी. क्या वो गाना आप सुना देंगी एक बार? तो बहुत अच्छा होगा. इस गाने के बहुत ज़्यादा मतलब एक स्पेशल ऑब्वियसली, क्योंकि रहमान साहब को तो हम कब से सुन रहे हैं, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग हम सबके हीरो हैं. लेकिन आज आपने जो कह दिया ना, फॉर मी दिस सॉन्ग हैज़ बिकम इवन मोर स्पेशल. मैना ने सुहासा ले जाना, खोए की मीठी मीठी खेती में खेलन हो, तोता बोले पेड़ों पे पेड़ से पूरी से सुहासा नींदन में वो खाना ओ संगी साथी हंसूने थारे हो ना हो सुहासा अम्मा का सुहासा अम्मा का. हाय क्या बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो ज़ैब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने लिपस्टिक अंडर बुरखा, उसके लिए आपने म्यूज़िक दिया हिंदी फिल्म के लिए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वर यू ऑल द टाइम हियर इन बॉम्बे व्हेन यू वर कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग फॉर दिस फिल्म? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. और वहाँ आई वाज हियर बॉम्बे में ही मैं एक्चुअली रह रही थी. अलंकृता श्रीवास्तव जो थी उन्हीं के साथ ही मैं रह रही थी इन हर अपार्टमेंट इन अंधेरी वेस्ट. ये पता था कि बहुत दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ ही नहीं कि हमको इस तरह से बड़ा काम कर रहे हैं. बट मज़ेदार काम हो रहा था. और फिर जिस तरह से उसको लेकिन ये मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा कि जो भी चीज़ आप दिल से करते हैं वो हमेशा उससे ज़्यादा बड़ी होती है जितना आप तवक्को रखते हैं. बस इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बट आप तो यू आर रेगुलर ऑन स्क्रीन हियर. OSTs आप टीवी के लिए भी करती हैं, और एक एक्चुअली फिल्म थी बाजी, जो कि उसमें भी आपका सबसे हिट गाना आप ही का है. तो आई वांटेड टू नो कि आपको कैसे, आप कभी मतलब ऑब्वियसली आप यहाँ पे आती नहीं है, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहता है पाकिस्तानी कंपोजर्स और उनके साथ काम करना? लकीली बहुत पहले से, हाल ही में नहीं बट काफ़ी पहले से मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए गाती रही हूँ. वो जब मैं कोई भी कॉम्पोजिशन गाती थी तो अच्छा लगता था, अलग तरीके का माहौल होता था, क्योंकि वो उनके बात करने के स्टाइल में एक अलग बात है, बहुत ही रेस्ट, बहुत ही काम इन द वे दे स्पीक, ऑल ऑफ देम, एंड द लव दैट दे शावर, जितना प्यार से, इज्जत से वो पूरा सेशन करते हैं.
किसी के भी बारे में बात करूं, सलमान अहमद के साथ भी मैंने काम किया था एक जुनून के लिए, और इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हालांकि वही सुर हैं, वही गाने हैं, लेकिन कुछ एक अलग साउंड होता है व्हेन आई सिंग लेट्स से एन आइटम सॉन्ग, इवन इफ इट इज़ एन आइटम सॉन्ग, बट उसमें एक अलग क्लास होती है, एक जो कल्चर होता है हर जगह का वो म्यूज़िक में सुनाई देता है, कॉम्पोजिशन में, लिरिक्स में। तो वो मैं ज़रूर महसूस करती हूँ जब मैं वहाँ के गाने गाती हूँ। Do you think we should push towards doing more of this, or do you think we should do it as it comes? What's your perspective? Absolutely, we should do this more and more. Having said that, I would say कि collaborations वैसे भी कम नहीं हुई हैं, कोई रोक नहीं पाया है। हम रुके तो नहीं है, कम होती हैं, कभी ज़्यादा सुनाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग टू ईच अदर टुडे। सो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे खुली छूट है, जहाँ पे कोई चाह कर भी रोक लगा नहीं पाता, क्योंकि हेल्पलेस कर देता है इंसान को। तो हम जो दुनिया में चल रहा है उससे थोड़ा राइज होकर बेहतर सोच रख सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जैसे और हों, तो फिर वी कैन मेक दिस अ बेटर वर्ल्ड, बिल्कुल, मतलब बात यह कि पाकिस्तान में क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है नहीं, और क्योंकि वो फिल्म से वाबस्ता भी नहीं है, मतलब इंडिया में म्यूज़िक फिल्म से वाबस्ता है, तो इस वजह से जो फिल्म का प्रमोशन होता है उसके साथ साथ गाने भी हम उस तरह से सुन पाते हैं। पाकिस्तान में वो है नहीं। जब तक कोक स्टूडियो नहीं आया था तो हम सब इंडिपेंडेंट तरीके से ही काम कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से इंडिया ने हमारी तरफ से कुछ सुना नहीं था इस तरह से। वो लास्ट टाइम वो पाकिस्तानी ड्रामे ही उन्होंने देखे थे। तो आई थिंक कोक स्टूडियो के आने से एकदम से वो जो इंडियन ऑडियंस थी उनको एकदम से फिर से एक एक तरह से एक लिंक मिला। और उस वक्त एक इस किस्म का पॉलिटिकल माहौल भी था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज था ना वो ये था कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है और यहाँ पे सिर्फ टेररिज्म है, और ये पूरी दुनिया में ये चल रहा था पाकिस्तान के बारे में। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लोग गाने गा रहे और उससे भी पूरी रीजन में एक लोग चौंक गए। और फिर ऑफ कोर्स पुराना म्यूज़िक था, तो बहुत से लोग फॉर इंस्टेंस जो पंजाब से थे, जो टेक्निकली पंजाबी हैं, उन्होंने जब बुल्ले शाह की पोइट्री सुनी तो उनका ये तो हमारा ये तो वो कनेक्शन रीएस्टैब्लिश हो गया। और हमारा भी ये है कि पाकिस्तान में ये समझा जाता है, सोचा जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि आपके यहाँ हर एक इंसान जो है ना वो लता मंगेशकर है, क्योंकि सबसे सुरीले जो आर्टिस्ट हैं हमें वहाँ से मिलते हैं। तो ये जो टैलेंट शोज़ हैं जिनमें हम इंडियन आर्टिस्ट को देखते हैं और उनकी मतलब बच्चों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं और उनकी रेंज देखते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत हमारे दिल में वो प्यार और इज़्ज़त जो है और भी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि आप लोग मतलब म्यूज़िक को कितनी रिस्पेक्ट के साथ, म्यूजिशियंस को कितनी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब हम अपनी पार्टिसिपेशन देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उन प्लेटफॉर्म्स पे और उस वर्चुअल स्पेस पे एक अलग ही मज़ा आता है देख के। नो डेफिनेटली दीज प्लेटफॉर्म्स दे हेल्प यू अ लॉट, दे मेक यू अ स्टार ओवरनाइट, क्योंकि पूरी दुनिया एक वक्त पर आपको देख रही होती है और आप पहली बार ही आए हैं, आपने पहला ही ऑडिशन दिया है और आपके ऑलरेडी फैंस हैं, आपके ऑलरेडी चाहने वाले बन गए, तो ये एक्सपोजर इज़ वेरी गुड। बट ज़ैब आई ऑल्सो फील कि जब इतना जल्दी एक्सपोजर भी मिल जाता है ना, तो मेहनत की तरफ ध्यान कम हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए ही तो हमने इतनी मेहनत की है यहाँ तक, तो अब ये मिल गई है तो और मेहनत की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा करके। तो ये मेरा नज़रिया है। तो प्लेटफॉर्म मिलना इज़ अ गुड थिंग, बट आई थिंक उसका सही यूज़ करना इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर भी अगर आपको मैं बताऊँ तो जितने भी विनर्स रहे हैं इन सब रियलिटी शोज़ के, उतना काम वो नहीं किए या उतने अच्छे वो सिंगर्स नहीं हैं जितने वो हैं जो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, जो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाना शुरू किया। ऐसे कितने नाम मैं आपको गिना सकती हूँ जो आज गा रहे हैं गाने और वो कभी विनर्स नहीं थे, बट दे वर अ पार्ट ऑफ द सेम शो। एब्सोल्युटली, दिस इज सच an important point जो सुनिधि has just made कि ये platforms जो होते हैं these are very good, but sometimes जब हम लोग at an individual level also at an industry level हम लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। बात सरहद पार। आई थिंक हम आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस हम सिर्फ म्यूज़िक करते हैं, हमें वो ही आता है। इसका असर कहाँ होता है, कैसे होता है, वो किसी को करीब ला रहा है नहीं ला रहा है,
वो सोच के तो हम गाते ही नहीं या म्यूज़िक बनाते नहीं, अगर उसके साथ ऐसा ऑटोमेटिकली हो रहा है तो कितनी खूबसूरत बात है। तो फिर उसमें जीतता कौन है? म्यूज़िक जीतता है। हमें सिर्फ म्यूज़िक करना है, और अगर इसकी वजह से ऐसा कोई चेंज आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है आता है, क्योंकि म्यूज़िक रियली ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, इट रियली मेक्स देम फॉरगेट वेयर दे फ्रॉम। म्यूज़िक जस्ट इज़ लाइक वन बिग रूफ जिसके अंदर सब आर्टिस्ट होना चाहते हैं। तो म्यूज़िक इज़ अ मेडिसिन। अब वो कहाँ कहाँ हील करता है वो विल सी, वी आर सीइंग दैट एंड विल फिगर इट आउट लेटर, बट वी शुड जस्ट स्प्रेड लव, आई फील। तो सुनिधि, आपकी आवाज़ में एक मैडम नूरजहां का गाना सुनना चाहूँगी, अगर आपको कोई याद है तो। मैंने मैडम नूरजहां जी का गाना इतना गाया है कि मैं आपको क्या कहूँ। मैं वो उस गाने से शुरुआत करती थी लिटिल वंडर्स के शो की। वो गाना था आवाज़ दे कहाँ है, और मैंने जब ये गाना शुरू किया, मैंने सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी थी और उनको सुनकर मैंने वो गाना सीख लिया और उसको गाया, लेकिन उनको कभी देखा नहीं था। और बहुत सालों के बाद मैंने कोई उनकी पिक्चर देखी और मुझे तब पता पड़ा नूरजहां जी ऐसी ही दिखती हैं। I know. तो it was she was a diva. she was so wow, yeah, diva is the right word, and मतलब उनके जैसा मैंने पहले कोई देखा ही नहीं, in fact. What style and the oomph that she carried with her personality. So yeah, I'll sing that a little bit. Sure. आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल पे उम्मीद का जहां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। Wow. Thank you. Beautiful. Thank you so much. थैंक यू। आपका अगर कोई लता जी का कोई फेवरेट गाना है तो प्लीज, आई वुड लव टू हियर इट। Sure. So this song my grandmother used to sing a lot. So I'll sing that for you. सुनो सजना पपीने, सुनो सजना पपीने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बाहर के, सुनो सजना, सुनो सजना. Nice. So Thank nice. you. Wow. Thank you. So for me, this is, this is one of the perks of being an artist, that I get to sit with people like you, आप जैसे लोगों के साथ और आर्टिस्ट के साथ मुझे बैठने का मतलब ये शर्फ हासिल होता है, और आपसे सीखने का, सुनने का आपको, तो मेरे लिए तो बहुत ही खूबसूरत बात है. मतलब बाकी सब इंडिया पाकिस्तान ये वो साइड पे, एक एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन इंस्पिरेशन आपको इस तरह से सुनना और आपकी जर्नी को इस तरह से देखना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी. सो आई लव्ड इट एंड आई लव यू, and please keep shining. Love you too. And आपका गाना सुनकर तो अच्छा लगा ही था, लेकिन आपसे आज मिलके और भी अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक यूर अ वंडरफुल पर्सन. आपका दिल बहुत सुरीला है और बहुत ही साफ है, क्योंकि आप जैसे बात कर रही थी मुझे महसूस ऐसा हो रहा था, क्योंकि आई डोंट थिंक अ कनेक्शन लाइक दिस हैपन्स एवरी डे, यू नो, एंड आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू अबाउट माई जर्नी and listen to you and ask you about yours. So there was a mutual admiration I felt, I think, and it's wonderful to meet you here, and I would love to stay in touch. Love that too. We will definitely hopefully work together on a song or something. Maybe I can sing a composition of yours, or maybe someday when I compose that, I'll have you over. And it'll be so wonderful. Yes. So thanks to BBC who brought us here together. It was a lovely time. Thank you. Thank you. So Thank sweet. you.
दामन से मेरे लिपटी हुई तेरी खुशबू क्या कहती है बता, मोहब्बतों के कुछ राज खोल, वो रंजिश है वो गम बता। बात सरहद पार पॉडकास्ट आपने सुना। इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं नाजिश जफर और अनीश आहलूवालिया। म्यूजिक कंपोज किया चिंतन कालरा और अजीत सारथी ने। साउंड मिक्सिंग की अजीत सारथी ने, जबकि लिरिक्स लिखे अनीश आहलूवालिया ने। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान डायलॉग के लिए BBC की ये कोशिश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात सरहद पार।